क्लोरोफिल इन सभी एलिमेंट से बना है, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी फ्रॉम द गार्ड सेल्स, मतलब गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं, लीक आउट हो जाते हैं, तो टर्गर प्रेशर वापस से डिक्रीज हो जाता है। ये लाइट रिएक्शंस खत्म होने के बाद ही तुरंत ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट की इंटेंसिटी आपस में इंटरडिपेंडेंट है, और जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको लाइट मिली, ठीक है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस भी हुआ, स्टार्च भी फॉर्म हुआ, और वो पार्ट ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये वैसे तो क्लास 10 आईसीएसई का एक चैप्टर है, पर आपने इसको पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को देखना है कि स्टेप बाय स्टेप फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो पहले जितने भी क्लासेस में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा उसमें इतना कुछ डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा, पर इस वीडियो में हमें डिटेल में पूरा डिस्कस करना है ये चैप्टर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है, हमने बचपन से यही पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज फूड। अब फूड में मटर पनीर, शाही पनीर ये सब नहीं होता है, ठीक है। फूड में क्या होता है, ग्लूकोज एंड स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि है ग्लूकोज एंड स्टार्च from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and light energy। तो यहाँ पे सारे conditions required mention किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, फिर वाटर की जरूरत है, उसके बाद क्लोरोफिल की जरूरत है। क्लोरोफिल यानी कि एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके वजह से ग्रीन प्लांट्स को वो ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। तो खाली ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एंड लाइट एनर्जी, बिना लाइट के यानी कि बिना सोलर एनर्जी के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन, बट इट इज रियली नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट क्योंकि वो हम लोग यूज करते हैं। प्लांट के लिए, प्लांट खाली थोड़ा सा ऑक्सीजन अपने लिए रखता है रेस्पिरेशन के लिए, और बाकी ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो ये फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। जब प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे अब तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। अब उन्हीं प्लांट्स को जो हर्बीवोर्स होते हैं वो खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स एनिमल, मतलब जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं। तो ये एक पूरा फूड चेन होता है, ठीक है। हम लोग भी जो भी फल सब्जी वगैरह है, धान वगैरह है, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। तो प्लांट ये सब चीज कैसे प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से प्रोड्यूस करता है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड। हम लोग फूड कंज्यूम करेंगे तो ही हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एंड डायरेक्टली फॉर प्लांट्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट्स एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स के लिए तो है ही, साथ ही साथ उन एनिमल्स के लिए भी जरूरी है जो प्लांट्स को खाते हैं। फिर तभी वो एनिमल सरवाइव कर पाएंगे, है ना। हर्बीवोर्स कब सरवाइव कर पाएंगे, जब उनके लिए एनफ प्लांट्स होंगे खाने के लिए। अब हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं, ह्यूमंस भी नॉनवेज खाते हैं, है ना। तो सब लोग इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, बट ये जो फूड चेन का सबसे पहला जो मेंबर है, जो प्रोड्यूसर है, वो कौन है, प्लांट। अगर प्लांट नहीं होगा तो ये पूरा जो फूड चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो फोटोसिंथेसिस का एक एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में प्लांट्स रिलीज कर देते हैं। वही ऑक्सीजन जितने भी लिविंग बीइंग्स है वही ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो इट इज द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन इसी से मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के बारे में, जो कि एक फैक्टर है जिसपे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है, प्लांट का एक पिगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसीलिए बोलते हैं कि नॉन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है।
क्लोरोफिल क्या है? द ग्रीन कलरिंग मैटर फाउंड इन प्लांट्स। तो क्लोरो मतलब होता है ग्रीन एंड फिल मतलब होता है लीफ। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स में पाया जाता है और जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब लोकेशन क्या है? इट इज कंटेन्ड इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थाइलाकॉइड्स है क्या? तो ये क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप खाली ये सोच के रखो कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट एक तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो वैसे ही प्लांट सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। उन्हीं में से एक ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। और अगर और एग्जैक्टली आप देखोगे तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जो थाइलाकॉइड जिसे बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये मीसोफाइल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मीसोफाइल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना प्लांट के, लीव्स में, ठीक है, लीव्स हो गया, यंग स्टेम्स हो गया, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये गार्ड सेल्स में भी पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स आपने सुना होगा ना, स्टोमाटा। स्टोमाटा के स्ट्रक्चर में देखा होगा गार्ड सेल्स को। ये जो बीन शेप्ड सेल्स है इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये गार्ड सेल्स में भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा टर्म्स है? क्लोरोप्लास्ट मीसोफाइल सेल्स में भी पाए जाते हैं और गार्ड सेल्स में भी पाए जाते हैं और यंग ग्रीन प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। तो इतने जगह क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। कहाँ पे होता है? थाइलाकॉइड में होता है। एंड थाइलाकॉइड कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को ऐसे कट करके फिर शो किया गया है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है? दीज आर माइन्यूट ओवल बॉडीज बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। तो ये ओवल बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी ऐसे एक मेम्ब्रेन है, तो डबल मेम्ब्रेन होता है। फिर इट कंटेन्स क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स अब है क्या? अब आपको पता चलेगा। ये जो डिस्क लाइक शेप दिख रहा होगा, एक के ऊपर एक ये बिल्डिंग बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, फिर चौथा प्लेट, ऐसे करते करते क्या एक पूरा बिल्डिंग बन गया है। तो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। एंड इसी के किनारे में क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रैनम क्या है? एक बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है। इस एक बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रैनम और ग्रैनम का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ग्रैना। तो बहुत सारे ग्रैनम यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो एक साथ इनको मिला करके क्या बोलेंगे? ग्रैना बोलते हैं। तो थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन पाइल्स कॉल्ड ग्राना, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जितने भी लाइट रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस क्या है? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, ठीक है, और जिनमें लाइट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो जितने भी लाइट रिएक्शंस हैं वो कहाँ पे होंगे? ग्रैनम में होंगे। अब स्ट्रोमा क्या है? द कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस वेयर द ग्राना आर एम्बेडेड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। यहाँ पे डार्क रिएक्शंस होते हैं। अब डार्क रिएक्शंस का मतलब ये नहीं कि वो रात को होंगे। डार्क रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ही होते हैं, पर डार्क रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो कहाँ होता है? इनसाइड द स्ट्रोमा। व्हाट इज स्ट्रोमा? ये जो सराउंडिंग में एक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, ये पूरे जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, उसी में ये ग्राना लगा हुआ होगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर उसी फ्लूइड में एम्बेडेड है। तो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, जो पूरे क्लोरोप्लास्ट में भरा हुआ है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा थाइलाकॉइड क्या होते हैं, जो फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। फिर ग्रैनम क्या होता है? जो एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड अरेंज्ड होता है, तो वो एक ग्रैनम बनाता है। फिर क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? वो लिक्विड जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो एम्बेडेड होता है। अब क्लोरोफिल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम से बना है। तो क्लोरोफिल इन सभी एलिमेंट से बना है, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, बेस्ट नोन एंड मोस्ट अबंडेंट। तो सबसे ज्यादा यही दो तरह के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जिसका नाम है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि क्लोरोफिल तभी एक्टिवेट होता है जब उस पर लाइट पड़ती है, ठीक है। पर हद से ज्यादा अगर लाइट पड़ेगी तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्लोरोफिल इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट, एक्सेसिव एक्सपोजर टू लाइट कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लाइट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओल्डर क्लोरोफिल एंड न्यू क्लोरोफिल बन नहीं पाता है, जिसके वजह से प्लांट क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो ज्यादा लाइट भी क्लोरोफिल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर लाइट की कमी है तो क्लोरोफिल एक टाइम के बाद आकर के क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। तो न्यू क्लोरोफिल बन नहीं रहा है क्योंकि लाइट मिल नहीं रही है ना, जिसके वजह से जो लीव्स है वो येलो हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। तो क्लोरोफिल के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि जब लाइट गिरती है प्लांट पे, ठीक है, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस एक्टिवेट हो जाता है सबसे पहले तो, और फिर ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्लोरोफिल का ये फंक्शन होता है। अब सेकंड फंक्शन क्या है स्टोमाटा का। स्टोमाटा का क्या फंक्शन होता है कि दीज आर माइन्यूट ओपनिंग्स, ये होल्स होते हैं, और ये होल्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। यानी कि प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वापस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ये कैसे दे पाते हैं, इन्हीं होल्स के थ्रू। इन्हीं होल्स से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन वापस दे देते हैं। तो स्टोमाटा आर माइन्यूट ओपनिंग्स ऑकरिंग मेनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। तो लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे नहीं, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे बहुत सारे स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शन क्या है, इट अलाउज द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमाटा का कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने देता है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये ओपन होने का और क्लोज होने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। अब ये एक स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का, ये ओपनिंग है, यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये ओपनिंग दिन के टाइम तो खुल जाती है, रात के टाइम क्या हो जाता है, बंद हो जाती है, ठीक है। अब ये कैसे खुलती है, कैसे बंद होती है, जब गार्ड सेल्स, ये जो राजमा जैसे दिख रहे हैं, जब गार्ड सेल्स में पूरा पानी भर जाता है तो गार्ड सेल्स फूल जाते हैं और अपना शेप ले लेते हैं। जैसे ही वो फूलते हैं, अपना शेप लेते हैं, तो ये ओपनिंग खुल जाती है, ठीक है, और फिर गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। ये दिन के टाइम पे होता है। और रात के टाइम पे क्या होता है, गार्ड सेल्स मुरझा जाते हैं, मतलब कि अब उनमें उतना ज्यादा पानी नहीं है तो वो मुरझा जाते हैं, एंड फिर जो गार्ड सेल्स है वो बंद हो जाते हैं, जिसके वजह मुरझाने से क्या, उनका शेप पूरा बिगड़ गया एंड फिर वो बंद हो गए, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जो स्टोमा है ये बंद हो गया है, ठीक है। अब स्ट्रोमा और स्टोमा में फर्क होता है। स्टोमा मतलब कि क्या, वो ओपनिंग, और स्ट्रोमा मतलब जो हमने यहाँ पे लिक्विड पढ़ा था, ठीक है, ये स्ट्रोमा है और वो स्टोमा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा आर कंट्रोल्ड बाय द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर यानी कि जो वाटर का प्रेशर होता है गार्ड सेल्स में, जब वाटर पूरा भर जाता है तो गार्ड सेल्स एकदम फूल जाते हैं एंड ओपनिंग खुल जाती है, ठीक है, इन द टू गार्ड सेल्स दैट सराउंड द स्टोमा। नाउ व्हाट इज स्टोमा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है उसको स्टोमा बोलते हैं। अब why is transpiration considered the price which the plant pays for photosynthesis? अब ट्रांसपिरेशन एक प्राइस है। अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको ट्रांसपिरेशन भी करना होगा, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए उतना भी अच्छा नहीं है, अच्छा है पर हद से ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस जो प्लांट को पे करना होता है अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। When there is light, जब लाइट पड़ती है तो स्टोमाटा खुल जाते हैं, जिसके वजह से CO2 प्लांट के अंदर आ पाता है, ठीक है। Opens to allow CO2 to diffuse in, due to which transpiration occurs। जैसे ही वो ओपनिंग खुल जाएगी, उस ओपनिंग से वाटर लॉस भी हो जाएगा। तो वाटर लॉस को ही तो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जब प्लांट वाटर लूज करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जैसे कि अपने एरियल पार्ट से लूज करता है, जैसे लीव्स के थ्रू प्लांट वाटर लूज करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स में ही स्टोमाटा होते हैं।
तो जब स्टोमाटा खुलेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए, तो साथ ही साथ जो प्लांट के अंदर का जो पानी है वो भी इवापोरेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन भी होने लग जाएगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना था, पर उसको करने के लिए उसको ट्रांसपिरेशन भी करना पड़ा। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस विच द प्लांट हैज टू पे फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस। So transpiration occurs along with photosynthesis. This is why transpiration is considered the price which the plant pays for photosynthesis. तो I hope ये clear हो गया होगा। अब स्टोमाटा कैसे ओपन होता है वो ऊपर तो हमने शॉर्ट में पढ़ ही लिया था, पर उसके लिए मतलब उसी से रिलेटेड दो थ्योरीज है अलग अलग। एक जो पहले मानी जाती थी यानी कि ओल्ड थ्योरी है जिसका नाम है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, और एक जो मॉडर्न थ्योरी है, जो रीसेंट थ्योरी है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। तो दो तरह के थ्योरीज है, एक क्या है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी और दूसरा क्या है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओपन कैसे होता है स्टोमा, ठीक है, जो स्टोमाटा है वो ओपन कैसे होता है और फिर क्लोज कैसे होता है अकॉर्डिंग टू द शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। तो ओपन कैसे होगा, सबसे पहले तो गार्ड सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना। जो गार्ड सेल्स होते हैं जो राजमा जैसे दिख रहे थे, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा इनसाइड द गार्ड सेल्स, है ना। तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे इनसाइड द गार्ड सेल्स। तो जो गार्ड सेल्स के अंदर का एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक यानी कि वाटर की कमी हो जाएगी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी कि जो सल्यूट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। पढ़ा था ना ऑस्मोसिस में हमने, तो सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। तो इसके आसपास के जो सेल्स है ना, ये जो नियर बाई सेल्स है, यहां से वाटर गार्ड सेल्स में एंटर करेगा, इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस, ठीक है। क्योंकि गार्ड सेल्स में वाटर की कमी हो गई है एंड वाटर हमेशा अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो नियर बाय सेल्स में वाटर है, ठीक है, पर गार्ड सेल्स में वाटर की कमी है। तो नियर बाय सेल्स से गार्ड सेल्स में यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमाटा खुल जाएगा। तो इसको बोलते हैं शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ठीक है। अब सवाल ये कि नियर बाय सेल्स में वाटर कहाँ से आया, तो प्लांट ने रूट्स के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब किया था, फिर जाइलम के थ्रू वो वाटर हर एक पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इन सेल्स को भी वहीं से वाटर मिला है, ठीक है। तो स्टोमाटा जो है वो खुल जाएगा। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, यानी कि जो ऊपर नीचे जो ग्रेडियंट होता है वो बढ़ जाता है, जो फर्क होता है वो बढ़ जाता है। गार्ड सेल्स के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो ये फर्क क्रिएट हो गया ना, तो अब यहाँ से ऑस्मोसिस होगा। Water enters from the adjacent cells, guard cells become turgid and bulge outwards. तो रिजल्ट क्या होता है, स्टोमा खुल जाता है। अब जब क्लोज होगा तो इसका उल्टा होगा, क्लोज होता है तो क्या होता है, water leaves the guard cells due to transpiration, lack of light, ठीक है, guard cells become flaccid, inner wall straighten। तो अब जब ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब स्टोमाटा से वाटर लूज हो जाता है। तो जब गार्ड सेल से वाटर लूज हो जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन, अब वाटर लूज हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया है इन द फॉर्म ऑफ मतलब ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है उसके वजह से वाटर गार्ड सेल्स को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में चला गया है। तो अब गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे ना साइज में, तो गार्ड सेल्स मुरझा करके फिर स्टोमा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, स्टोमा क्लोजेस। अब सेम चीज है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी में, पहले सल्यूट क्या था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, अब सल्यूट क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन सल्यूट का काम करेंगे, ठीक है। बस फर्क यही है दोनों में, पहले शुगर के बारे में बात कर रहे थे, ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे थे, अब पोटेशियम आयन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। अब एटीपी क्या करता है, इट इज यूज्ड टू पंप पोटेशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स। एटीपी क्या करता है, गार्ड सेल्स के अंदर
पोटेशियम आयंस पंप कर देता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं है, अब क्या है, पोटेशियम आयंस है, जिसने जो एटीपी ने पंप किए हैं इनसाइड द गार्ड सेल्स, मतलब पुश किए हैं इनसाइड द गार्ड सेल्स। ठीक है, तो अब गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, पोटेशियम आयन है। तो अगेन पोटेशियम आयन भी एक सल्यूट का ही काम करेगा, वाटर कम हो जाएगा, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा इनसाइड द गार्ड सेल्स। ठीक है, इंक्रीज पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, गार्ड सेल्स बिकम हाइपरटोनिक, इसीलिए नियर बाय सेल से वापस वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा, एंडोस्मोसिस होगा। वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड बल्ज आउटवर्ड्स, जिसके वजह से स्टोमा ओपन हो जाता है। अब क्लोजिंग कैसे होगा, रिवर्स प्रोसेस। जब पोटेशियम आयंस लीक आउट कर जाते हैं फ्रॉम द गार्ड सेल्स, मतलब गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं, लीक आउट हो जाते हैं, तो टर्गर प्रेशर वापस से डिक्रीज हो जाता है। मतलब पहले सल्यूट ज्यादा था जिसकी वजह से वाटर अंदर चला गया, अब पोटेशियम आयंस लीक आउट हो गए। ठीक है, तो वाटर भी फिर वापस चला जाएगा टू मेंटेन द बैलेंस। ठीक है, टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस, गार्ड सेल्स वापस से मुरझा जाते हैं। पानी अंदर क्यों गया, क्योंकि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया था, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए गया था। अब जब पोटेशियम आयंस बाहर चले गए गार्ड सेल से, तो वापस कंसंट्रेशन को बैलेंस आउट करने के लिए पानी भी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स मुरझा जाते हैं एंड दे बिकम फ्लैसिड। इसी के वजह से स्टोमा क्लोजेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप होता कैसे। आई होप अभी तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले कहाँ होता है, मीसोफाइल सेल्स में होता है। ठीक है, जो कि लीफ में पाए जाते हैं, ये प्रिंसिपल साइट्स है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। कहाँ पे होगा, मीसोफाइल सेल्स में होगा, जो लीफ में पाए जाते हैं। अब रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं, सबसे पहले तो लाइट एनर्जी लगती है, क्योंकि उसके बिना क्लोरोफिल एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो लाइट एनर्जी, इट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल इन द अपर लेयर्स ऑफ द मीसोफाइल सेल्स, स्पेशली द पैलिसेड सेल्स। तो एक तरह के सेल्स होते हैं। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग। तो पहला स्टेप क्या है कि लाइट एनर्जी मिली, क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है प्लांट में। तो कहाँ से एंटर करेगा, स्टोमाटा के थ्रू करेगा। तो इट एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमाटा एंड डिफ्यूजेस टू द मीसोफाइल सेल्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो कोई भी सब्सटेंस अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, यानी कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर कंसंट्रेशन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से प्लांट के अंदर चला जाएगा थ्रू द स्टोमाटा। ठीक है, अब वाटर क्या है, वाटर इज टेकन अप बाय द रूट, सेंट अप थ्रू द स्टेम एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लीव्स, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। तो पानी कहाँ से मिलता है प्लांट को, प्लांट रूट्स के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब करता है, फिर जाइलम के थ्रू सभी पार्ट्स में वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो लीव्स के पास भी वाटर जाइलम ही पहुंचाएगा। अब इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, मतलब बिना लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, तब क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, तब क्या बनता है, ग्लूकोज, वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये बार बार नहीं होगा, तो ये एक ही बार होगा ये वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या हो रहा है, साथ में रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन, जिसमें से वाटर तो वापस फोटोसिंथेसिस करवाने में यूज हो जाता है, ग्लूकोज प्लांट यूज कर लेता है, स्टोर कर लेता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एंड जो ऑक्सीजन है उसमें से कुछ पार्ट प्लांट अपने लिए यूज करता है रेस्पिरेशन करने के लिए, बाकी जितना भी ऑक्सीजन है प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। क्लियर है, तो द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अ सिंपल शुगर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। अब फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं, एक फेज होता है लाइट डिपेंडेंट फेज, दूसरा फेज होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट फेज का क्या मतलब है
कि इस फेज में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो बिना लाइट के नहीं हो पाएंगे, बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। और लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्या होगा कि इस फेज में जितने भी रिएक्शंस होंगे वो बिना लाइट के हो जाएंगे। क्लियर है? तो लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है, इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं क्योंकि ये बिना लाइट के नहीं हो सकता। Light plays a key role. The phase consists of chemical reactions that occur in the presence of light. Therefore, it is called photochemical phase. ठीक है, फोटो मीन्स लाइट। तो ये बिना लाइट के इसके जो केमिकल रिएक्शंस है इस फेज में नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इस फेज को फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स क्या था? वो जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर था, है ना, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो उसी थाइलाकॉइड में ये लाइट डिपेंडेंट फेज होता है। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस है लाइट डिपेंडेंट फेज के, वो थाइलाकॉइड में होते हैं। अब स्टेप्स क्या है? सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा। जैसे ही लाइट पड़ेगी लीफ पे तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब्स द फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है? लाइट एनर्जी, ठीक है, एंड इट बिकम्स एक्टिवेटेड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है? स्प्लिट कर देता है वाटर को। वाटर को स्प्लिट करके क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन। तो स्टेप 2 क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। द अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल। फोटोलाइसिस को कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं बाय अब्सॉर्बिंग द लाइट एनर्जी, उसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस। It is the splitting of water molecules into hydrogen ions and oxygen in the presence of light and grana. तो लाइट के प्रेजेंस में, ग्राना के प्रेजेंस में, जो कि थाइलाकॉइड में होता है, लाइट के प्रेजेंस में, ग्राना के प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन में बट जाते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीनिंग लाइट, लाइसिस मतलब सेपरेशन। तो यहाँ पे वाटर का सेपरेशन हो रहा है किन 3 चीज में? हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स में एंड ऑक्सीजन में। तो एंड रिजल्ट्स का क्या हश्र होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयंस के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन को पिक कर लिया जाता है। कौन पिक करता है? एक कंपाउंड पिक करता है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। इस कंपाउंड को बोलते हैं NADP, ठीक है। NADP इसका फुल फॉर्म क्या है? नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए ये टू फॉर्म NADPH। तो NADP क्या करता है? हाइड्रोजन आयंस को पिक कर लेता है और क्या फॉर्म करता है? NADPH। ये जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे ये लग गया, ठीक है। तो NADP पिक्स अप हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म NADPH। तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। ये NADP है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा, एक हाइड्रोजन आयन कंबाइन होगा एंड फिर ये बन जाएगा NADPH। अब फिर ऑक्सीजन क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंपोनेंट इज गिवन आउट एज अ गैस। तो ऑक्सीजन तो प्लांट एटमॉस्फेयर में वापस दे देता है। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जा रहे हैं, मतलब जो रिलीज किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका क्या होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP इनटू ATP, ठीक है। ATP ही तो एनर्जी है ना। प्लांट अगर एनर्जी यूज करेगा किस फॉर्म में करेगा? ATP के फॉर्म में करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं बाय एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया जा रहा है जिससे वो ATP बन जा रहा है। तो ये ऐड कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रिलीज हुए थे, ठीक है, इस स्टेप पे रिलीज हुए थे। तो ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट। तो लाइट एनर्जी की मदद से क्या हुआ? ADP ATP में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अभी तक हमने लाइट डिपेंडेंट फेज पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, उसने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। कैसे किया? सबसे पहले वो जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब की गई है उससे वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर दिया गया। किन 3 चीज में? हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन आयन को किसने पिक कर लिया? NADP ने पिक कर लिया और क्या बन गया फिर? NADPH, ठीक है। सबसे पहले ये,
फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए गए फोटोफॉस्फोरिलेशन में, यानी कि जो एडीपी प्रोड्यूस हुई थी, जो एनर्जी, तो एडीपी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एटीपी में कन्वर्ट कर दिया गया बाय एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप। पहले क्या था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, अब वो बन गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट ग्रुप बढ़ गया ना, तो कैसे बढ़ा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर लास्ट में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट ने रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इन 3 कंपोनेंट्स में, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। अब हम पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जिसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इसको पहले डार्क फेज बोला जाता था, पर बहुत लोगों ने इसे मिस इंटरप्रेट कर लिया कि अच्छा डार्क फेज है मतलब रात को ही होता होगा। ऐसा नहीं है, ये जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, इसका मतलब ये है कि इस फेज में जितने भी रिएक्शंस होंगे उनका लाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। The old term dark phase is misleading as the reaction occurs both in the day and night and not just at night. It is better to call it light independent phase because the reactions do not require light energy. अब occurrence ये होता कहाँ है, the reactions occur immediately and simultaneously with the light reaction without any significant time gap. तो ये just ये लाइट रिएक्शंस खत्म होने के बाद ही तुरंत ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस चालू हो जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, द हाइड्रोजन ऑफ NADPH कंबाइंस विथ CO2। तो NADPH का जो हाइड्रोजन होता है ना, वो CO2 के साथ कंबाइन कर देता है एंड क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज। दिस प्रोसेस यूटिलाइजेज ATP, मतलब इस प्रोसेस में ATP लगता है, एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो ऊपर जो लाइट डिपेंडेंट फेज में जो NADPH फॉर्म हुआ था, उसका जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है, जो कि प्लांट का फूड है, ठीक है। तो ग्लूकोज फॉर्म हो गया। अब इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है विच इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, दे कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च एज सून एज इट इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं एंड स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी में। The transformation of several glucose molecules into one molecule of starch is called polymerization। तो polymerization किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं ना, जैसे ही ग्लूकोज बनता है उसको स्टार्च में स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं बॉडी में। तो ये होता कैसे है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। तो ये था पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप। तो डार्क फेज में क्या हुआ था, NADPH का हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया और क्या फॉर्म किया, ग्लूकोज, ठीक है। प्लांट ने ये ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया पॉलीमराइजेशन के मदद से। इसमें होता क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च फॉर्म करते हैं। अब की अडेप्टेशंस ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीव्स ने खुद को कैसे अडेप्ट किया है, खुद को कैसे चेंज किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाए। तो एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं। लार्जर सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्प्शन। लीव्स आपने देखा होगा ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इनका सरफेस एरिया स्टेम के मुकाबले या ब्रांचेस के मुकाबले लीव्स फ्लैट होते हैं। इनका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा होता है ताकि ये मतलब ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सके। ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करेंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ठीक है। लीफ अरेंजमेंट एट द राइट एंगल टू द लाइट सोर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। तो लीव्स का जो ऐसे अरेंजमेंट होता है ना, ये ऐसे होता है, राइट एंगल पे होता है। ये मोर और लेस यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है ताकि इसको सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी मिल सके। क्लियर है, ताकि वो जो सरफेस है वो लाइट के सामने एकदम ऐसे रहे तो सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी वो ट्रैप कर सके एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ अलाउइंग लाइट टू एंटर फ्रीली। तो लीफ के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होता है, ठीक है, जो कि है क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस। क्यूटिकल तो वो वैक्सी कोटिंग है और अपर एपिडर्मिस क्या है, आउटर लेयर ऑफ द लीफ,
ठीक है। तो ये दोनों जो लेयर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वाटरप्रूफ होते हैं ताकि लाइट लीफ के अंदर एंटर कर सके। न्यूमरस स्टोमाटा अलाउ फॉर रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो बहुत सारे स्टोमाटाज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं जिसके वजह से गैसियस एक्सचेंज और अच्छे से हो पाए। थिननेस ऑफ लीव्स रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट, तो लीव्स जो होते हैं ना वो बहुत ही पतले होते हैं। पतले क्यों होते हैं? ताकि लाइट डायरेक्टली सेल्स को पेनिट्रेट करे, ठीक है, लाइट डायरेक्टली सेल्स तक जाए और ट्रांसपोर्टेशन फटाक से हो पाए, क्योंकि जितना मोटा लीफ होगा उतना सेल टू सेल भेजने में चीजों को टाइम लगेगा। तो पतला लीफ होगा तो फटाक से ये प्रोसेस हो जाएगा। जितना मोटा लीफ होगा ना उतने ज्यादा सेल्स होंगे तो एक सेल से दूसरे सेल में उसको पहुंचाने में टाइम लगेगा, लाइट को भी पेनिट्रेट करने में टाइम लगेगा अगर इतना मोटा लीफ है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो लाइट को पेनिट्रेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जो भी सब्सटेंस बन रहा है, जो भी सब्सटेंसेस इस प्रोसेस में जरूरी हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी टाइम लगेगा, वन सेल टू अदर सेल, ठीक है। तो इसीलिए जो लीव्स होते हैं वो पतले होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट फटाक से हो पाए। फिर क्या है? क्लोरोप्लास्टा कंसंट्रेटेड इन द अपर लेयर्स ऑफ द लीफ टू ऑब्टेन सफिशिएंट लाइट एनर्जी, तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लीफ के एकदम टॉप पे होते हैं ताकि डायरेक्टली लाइट एनर्जी पड़े और वो तुरंत एक्टिवेट हो जाए। फिर एक्सटेंसिव वेन सिस्टम फॉर अ रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द मीसोफाइल सेल्स, तो लीव्स में आपने देखा होगा ये वेन्स देखने को मिलेंगे। ये वेन्स क्यों होते हैं? ये वेन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल लेकर के आना है मीसोफाइल सेल्स तक, कोई भी प्रोडक्ट मीसोफाइल सेल से बाकी प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाना है, तो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो कि होता है ये वेन सिस्टम, ठीक है। ये वेन्स दिख रहे होंगे लीव्स पे, तो ये इसीलिए होता है ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाए। अब फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले है ग्लूकोज। ग्लूकोज 4 तरीके से प्लांट यूज करता है। सबसे पहले क्या करता है? सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज इमीडिएटली कंज्यूम्ड बाय द प्लांट, तो प्लांट कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को इमीडिएटली कंज्यूम करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी प्लांट के डेली प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसोल्यूबल स्टार्च, रिमेनिंग जो ग्लूकोज है वो इनसोल्यूबल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। इट इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा, तो कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फैट्स भी प्रोड्यूस करता है, मतलब फैट भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है, एंड कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और एक कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं सुक्रोज। तो ग्लूकोज है ना वो एक सिंपल मॉलिक्यूल है, पर जब ये ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है तो सुक्रोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वेज में ग्लूकोज यूटिलाइज होता है। सबसे पहले प्लांट खुद कंज्यूम कर लेता है, फिर जो ग्लूकोज होता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, फिर कुछ ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है और कुछ ग्लूकोज से वो फैट बनाता है, प्रोटीन बनाता है और भी बहुत कुछ। फिर वाटर का क्या होता है? produced in the process and is reutilized in the continuance of photosynthesis, तो ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो वापस से फोटोसिंथेसिस करने में यूज हो जाता है। फिर ऑक्सीजन क्या है? सम इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, यहाँ पे प्लांट कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम कर रहा है ना, तो वो एनर्जी कैसे निकालेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। फिर थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा इसी कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वाटर वेपर और एनर्जी, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इसमें प्लांट को ग्लूकोज की भी जरूरत होती है जो प्लांट थोड़ा सा कंज्यूम कर लेता है, और ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है जो प्लांट थोड़ा सा कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। नाउ द मेजर पोर्शन डिफ्यूजेस आउट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमाटा, तो थोड़ा तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट खुद यूज कर लेता है जो हमने यहाँ पे देखा, और जो रिमेनिंग मेजॉरिटी पोर्शन है ऑक्सीजन का वो प्लांट बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है जो हम लोग यूज कर लेते हैं। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो अब हम ध्यान देंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स पे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा कि कैसे ये फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन साथ में क्यों है? बिकॉज ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है।
तो एट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो आप लाइट इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ा दो, फोटोसिंथेसिस कम ही रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी तो आपने बढ़ा दी, पर ऐसे रिएक्शंस जिनमें लाइट का काम नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के वजह से वो रिएक्शंस जो है वो रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, if the CO2 concentration is low, the rate of photosynthesis will also be low even if the light intensity is increased significantly. अब सेकंड, in this scenario CO2 is the limiting factor, यहाँ पे कमी किसके वजह से हो रही है? CO2 की कमी के वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम हो रहा है। The plant can't use the increasing light energy because CO2 molecules enough नहीं है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि लास्ट में NADPH का जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ ही तो कंबाइन करता है ना, तो अगर CO2 ही नहीं रहेगा तो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस क्या है, कम होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा है, तब फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। ठीक है, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज हाई, इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, आप अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड भी सप्लाई करवा रहे हो प्लांट के लिए, तो फिर अब फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बढ़ाने की वजह से प्लांट अब यूज कर पा रहा है, ठीक है, उस लाइट एनर्जी को। द प्लांट कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द इंक्रीज लाइट, क्योंकि अब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है और अब ग्लूकोज अच्छे से फॉर्म हो पाएगा फॉर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में ही ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये रहा, अब लाइट इंटेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है सारी चीजें। अगर लाइट इंटेंसिटी लो है पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तब भी फोटोसिंथेसिस क्या है, कमी होगा, क्योंकि अब उल्टा हो गया ना, अब भले ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है पर लाइट कम है, तो जितने भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थे जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वो स्लो डाउन हो गए, तो फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अगर लाइट की कमी है बट कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो भी फोटोसिंथेसिस कम ही होगा, पर अगर लाइट ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है तब फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट की इंटेंसिटी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ देख के आपको क्या समझ आ रहा है, सबसे पहले जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है, तो धीरे धीरे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जा रहा है और फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर एक पॉइंट के बाद आकर के फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज हो गया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और है नहीं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बस अब स्टेबलाइज हो गया है, रेट अब बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज ही नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है। ठीक है, इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज हो गया, अब ये बढ़ नहीं रहा है। पर सेकंड केस में अगर आप देखोगे तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% था, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गया और रेट थोड़ी सी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। पर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.05 तक बढ़ा दी, तब फोटोसिंथेसिस और भी इंक्रीज हो गया एंड उसके बाद आगे जाकर के स्टेबलाइज क्यों हो गया, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड अब मोस्टली यूज होने वाला है, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, कमी होने वाली है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। और इस केस में क्या है, फोटोसिंथेसिस की रेट ना बढ़ने का कारण दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी कि कैसे CO2 कंसंट्रेशन एंड लाइट की इंटेंसिटी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर जाते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस मतलब स्लो होने लगता है, और जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस मेकिंग इट हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द फोटोसिंथेसिस रेट राइजेस विथ टेम्परेचर, जैसे कि मान लो आप 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा एंड 35 डिग्री सेल्सियस पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाएगा, पर अगर उसके बाद है तो वो धीरे धीरे घटना चालू होगा एंड 40 डिग्री सेल्सियस के बाद जाते ही वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नाउ the photosynthesis rate rises with temperature up to an optimum temperature typically around 35 degree Celsius।
A rise of 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर ये 20 to 30 पहुंच रहा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। पर ये इंक्रीज होने का काम कब तक होगा, बस 35 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगा एंड 40 डिग्री आते ही स्टॉप हो जाएगा। अब आता है water content, a scarcity of water due to reduced absorption or excessive loss through transportation reduces the rate of photosynthesis। तो अगर water बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है तो photosynthesis का रेट भी कम हो जाएगा, because water is an essential component जो photosynthesis के दौरान required होता है, ठीक है। वाटर स्कैर्सिटी कॉजेज स्टोमाटल क्लोजर, अगर वाटर ही नहीं है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे एंड वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, which significantly reduces the carbon dioxide intake। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्लोरोफिल। अगर प्लांट के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो क्लोरोफिल अच्छे से जनरेट नहीं हो पाएगा। क्लोरोफिल अगर नहीं जनरेट हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऑफ मिनरल्स कॉज क्लोरोसिस, क्लोरोसिस यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिसके वजह से लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाती है, ठीक है। लीव्स लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल का काम होता है ना, वो क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट लाइट एनर्जी को ट्रैप ही नहीं कर पाएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्लांट सेल के अंदर अगर वाटर की कमी है तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। Dehydration, that is loss of water of the protoplasm, slows down photosynthesis. Also, accumulation of sugar starch reduces the rate of photosynthesis. तो अगर प्लांट सेल के अंदर पानी की कमी है या उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो गया है, स्टार्च एक्यूमुलेट हो गया है, तो फिर क्या होगा, एक हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट होगा इनसाइड द प्लांट सेल और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, the thickness of the cuticle, the distribution of stomata and the size of the leaf influence the amount of light and the amount of CO2 entering the leaf, thereby affecting photosynthesis। तो ऊपर हमने जितने भी अडेप्टेशंस पढ़े थे लीफ के बारे में कि ज़्यादा स्टोमाटा होना चाहिए, है ना, और ज़्यादा सरफेस होना चाहिए, क्यूटिकल पतला होना चाहिए ताकि लाइट और डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट कर पाए। तो ये सारे फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि कितनी लाइट एनर्जी आ रही है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे वन बाय वन। बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस पे करेंगे। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले सबसे पहले हमें करना है डी स्टार्चिंग, यानी कि प्लांट से स्टार्च को रिमूव कर लेना है। अ प्लांट यूज फॉर फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट मस्ट स्टार्ट विथ इट्स लीव्स फ्री फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है तो ऐसा प्लांट होना चाहिए जिसमें स्टार्च नहीं हो। तो डी स्टार्चिंग कैसे करेंगे, हमें प्लांट को एक डार्क प्लेस में रख देना है, ठीक है, 1 से 2 दिन तक। तो उस दौरान क्या होगा ना, जो पहले का जो स्टार्च है वो प्लांट यूज कर लेगा और नया स्टार्च बना नहीं पाएगा, क्योंकि डार्क प्लेस में है तो लाइट एनर्जी मिल नहीं पाएगी। During this time, all the existing starch is translocated and removed from the leaves and the leaves will then show the absence of starch। तो अब इस प्लांट में स्टार्च नहीं बचेगा। फिर आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले लीफ को बॉइलिंग वाटर में डिप कर लेना है फॉर अ मिनट टू किल ऑल द सेल्स को किल करने के लिए, ताकि और फर्दर केमिकल एक्टिविटी ना हो लीफ में, ठीक है। उसको बॉयल कर लेना है। फिर बॉयल द लीफ इन अल्कोहल ओवर अ वाटर बाथ। द स्पिरिट डिजोल्व द क्लोरोफिल। अल्कोहल के वजह से उसके अंदर का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, मेकिंग द लीफ पेल वाइट। अब लीफ व्हाइटिश कलर का हो गया है, उसके अंदर का जो कलर है वो हट चुका है। द लीफ नाउ बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल। नेक्स्ट है लीफ को कोल्ड वाटर में थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हार्ड लीफ है ना। अब उसको एक पेट्री डिश में निकाला जाएगा और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला जाएगा। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर लीफ में स्टार्च हुआ तब फिर वो लीफ ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। आयोडीन डालते ही लीफ ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, और अगर उसमें स्टार्च नहीं हुआ तब वो ब्राउन या येलो कलर शो करेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये दिखाने के लिए कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक ऐसा लीफ लिया है जिसमें से कुछ कुछ पार्ट्स में क्लोरोफिल नहीं है, कुछ कुछ पार्ट्स में क्लोरोफिल है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, ग्रीन पार्ट में होगा, मतलब जितना भी स्टार्च है वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे एकदम भी स्टार्च नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस प्लांट को डी स्टार्च करते हैं,
फिर उस प्लांट को सन के अंडर रख देते हैं, मतलब सनलाइट में रख देते हैं। फिर उसमें से एक लीफ तोड़ते हैं एंड ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट को मार्क कर लेते हैं। फिर अब हमें उस लीफ को टेस्ट करना है, वो जो आयोडीन टेस्ट हमने किया था। तो उसको करके हमें क्या पता लगता है कि जो ग्रीन पार्ट था जिसमें स्टार्च था वो तो ब्लू कलर का हो गया, ठीक है, ये पार्ट ब्लू कलर का हो गया, और जिसमें स्टार्च नहीं था वो ब्राउन कलर का हो गया। तो इसका प्रूफ, मतलब ये प्रूफ है कि खाली ग्रीन पार्ट ने ही फोटोसिंथेसिस किया, क्योंकि उसी के पास क्लोरोफिल है, और जिसके पास क्लोरोफिल नहीं था उसने फोटोसिंथेसिस किया ही नहीं, जिसके वजह से इस पार्ट में स्टार्च है ही नहीं, ठीक है। जिस पार्ट में स्टार्च था वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे दो तरह के लीव्स है ना, ओरिजिनल एंड आफ्टर ट्रीटिंग, नहीं एक ही तरह का लीफ है, देख लेते हैं वन बाय वन। तो एक प्लांट यूज किया गया है, अ पॉटेड प्लांट विद डीस्टार्च लीव्स, ठीक है, पहले ही डीस्टार्चिंग कर ली गई है। अब उसमें से क्या किया गया है, कवर द पार्ट ऑफ अ लीफ विद अ ब्लैक पेपर फॉइल दैट हैज अ डिजाइन कट आउट। तो ऐसे हम लोग इसको कवर कर लेंगे, लीफ को, एक लीफ तोड़ करके उसको कवर कर लेंगे, तोड़ना नहीं है, ऐसे ही कवर कर लेंगे। फिर प्लेस द प्लांट इन द सन, फिर पूरे प्लांट को सन में, मतलब सनलाइट के नीचे प्लेस कर देना है, और कुछ घंटे बाद हमें जिस लीफ को कवर किया था ना हमने, उसी लीफ पे आयोडीन टेस्ट करना है। तो जब हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि जिस पार्ट को हमने कवर किया था उसे सनलाइट नहीं मिली, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो पार्ट ब्राउन कलर का हो गया। और जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको लाइट मिली, ठीक है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस भी हुआ, स्टार्च भी फॉर्म हुआ, और वो पार्ट ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने एक लीफ को लिया है, ठीक है, जो अभी भी सॉइल से अटैच्ड है, यानी कि वो लिविंग है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। उसके आधे पार्ट को हमने कवर कर दिया है जार से, और आधे पार्ट को बाहर ही छोड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर KOH सोल्यूशन है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, जो क्या करेगा, अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो अंदर वाले पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, पर बाहर वाले पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो लीफ के अंदर वाले पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, बाहर वाले पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो जब हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे तो अंदर वाला जो पार्ट है उसमें स्टार्च फॉर्म ही नहीं हुआ, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस अंदर नहीं हो पाया। तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक ब्राउन हो जाएगा, बिकॉज स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ है अंदर। और बाहर वाला पार्ट क्या है, उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च भी प्रोड्यूस हुआ है, तो बाहर वाला जो पार्ट है वो आयोडीन डालते ही ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये एक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक टेस्ट ट्यूब रख दिया और इस पूरे सेटअप को सनलाइट में रखा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। प्रोसीजर, प्लेस द एंटायर अपैरेटस इन द सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स, ऑब्जर्व द बबल्स ऑफ गैस कलेक्टिंग इन द टेस्ट ट्यूब। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बबल्स जनरेट हो रहे हैं, मतलब कोई गैस कलेक्ट हो रही है। When the tube is full of gas, remove it and test the gas in the test tube. हम लोग एक स्प्लिंटर यानी कि एक माचिस डाल के देखेंगे, अगर वो जला मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है। इंट्रोड्यूस अ ग्लोइंग स्प्लिंटर इनटू द टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो स्प्लिंटर है इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, मतलब वो जल जाता है। तो इससे पता लगा है कि ये प्लांट भी फोटोसिंथेसिस कर रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है, और जब इसे टेस्ट किया गया तो वो स्प्लिंटर बर्न होने लग गया। तो ये प्रूफ है कि ऑक्सीजन गैस ही प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो वो स्प्लिंटर बर्न ही नहीं होता। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, इट प्रोवाइड्स फूड। सभी तरह के एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है। प्लांट्स जो प्रोड्यूसर होते हैं वो तो फूड प्रोड्यूस करते हैं, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। प्लांट्स को बहुत सारे कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। हर्बीवोर्स प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो अगर हर्बीवोर्स ही जिंदा नहीं बचेंगे तो कार्निवोर्स खाएंगे क्या, तो इनडायरेक्टली कार्निवोर्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ईट अदर एनिमल्स विच अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स। सबसे पहला पॉइंट।
फिर फॉर्मिंग द फूड चेन, प्लांट एक बेसिक होता, मतलब एक बेसिस होता है फूड चेन का, उसी पे बाकी सभी एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, चाहे वो कार्निवोर्स हो, हर्बीवोर्स हो, कोई भी हो, वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। फिर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड फॉर ऑक्सीजन। अब आज का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है द कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल क्या है? केमिकल रिएक्शन का एक सीरीज है। कार्बन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस वेयर कार्बन इज रिमूव्ड फ्रॉम एयर। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन को एयर से रिमूव करते हैं, अपने केमिकल प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं, और फिर वापस कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब वेयर कार्बन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर, used by the living organisms in their body processes and eventually return to the air। तो इस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल। मतलब एयर से कार्बन लिया गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने लिया, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए यूज किया, एंड फिर वापस एयर में ही डाल दिया। तो ये पूरा एक साइकिल है ना, जो एयर से चालू हुआ एंड एयर पे ही खत्म हो गया। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लिविंग बीइंग्स है, जो प्लांट्स है, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर लेते हैं। प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपना फूड प्रोसेस करने के लिए, तो इट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन प्लांट्स यूज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, जो कि है ग्लूकोज एंड स्टार्च। दे आर अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। फिर फूड चेन, ट्रांसफर ऑफ कार्बन। तो फूड चेन में क्या होता है? कार्बन ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है। इसमें होता क्या है? कार्बन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है ना, मतलब इनडायरेक्टली कार्बन है, कार्बन का ही कंपाउंड है। तो प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इस प्लांट को एनिमल्स खाते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ट्रांसफर हो जाता है एनिमल में। फिर कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल द बॉडी टिश्यूज, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन से बने ही हैं, बिना कार्बन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बने। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेते हैं और वाटर वेपर रिलीज कर देते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इट इज द रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डीके क्या होता है? जब भी कोई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो डेड है, अब वो सड़ रहे हैं, उन पे बैक्टीरिया एक्ट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या रिलीज करेगा? दे आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब दिस प्रोसेस ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब ये सड़ने का प्रोसेस होता है, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान CO2 रिलीज हो रहा है एंड वो वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जा रहा है। अब कंबशन क्या है? रिटर्न ऑफ CO2। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें होता है कार्बन। ठीक है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें कार्बन होगा। तो जब भी हम लोग इन फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे कोल वगैरह को जलाएंगे, तो फिर कार्बन वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बर्निंग वुड, फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस releases carbon contained within them back into the atmosphere in the form of carbon dioxide। तो कंबशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, दैट इज रिटर्न ऑफ CO2। तो जब भी लाइम किल्न यानी कि भट्टी जो होता है ना, जहाँ पे ब्रिक्स वगैरह बनते हैं, तो उस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। A certain amount of CO2 is released during the heating or burning of limestone in lime kilns। किल्न्स क्या होते हैं? भट्टी। ठीक है। तो वहां पे जब लाइमस्टोन को जलाया जाता है या हीट किया जाता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो यही था कार्बन साइकिल। इसमें कुछ कुछ प्रोसेसेस से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, और कुछ कुछ प्रोसेसेस से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में वो दे रहे हैं। तो यही है कार्बन साइकिल, जिसमें कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लिए लेते हैं और फिर यूज करके सम और दी अदर फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ये पूरा साइकिल है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। आई होप सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।
अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।